लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बैंक्स की और मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग बता रहा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो बैंक्स हैं, है ना, और इंडिया का जो फर्स्ट बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। दूसरा अगर बात करें तो उसके बाद फिर ब्रिटिश के द्वारा तीन प्रेसिडेंसी एरिया में तीन प्रेसिडेंसी बैंक इस्टेब्लिश किए गए, और ये प्रेसिडेंसी बैंक जो है, ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। बाद में मैंने आपको बताया कि इनको मर्जर किया गया ना, इनका मर्जर के बाद में 1921 में, है ना, चीज़ें इस प्रकार से दिखी कि 1921 में इनके मर्जर के बाद में इसका नाम हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब 1929 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और बाद में इसको 1955 में क्या कर दिया गया, इसका नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन के बाद में इसको नाम दे दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये अभी काम कर रहा है, एसबीआई जो है वो अभी काम कर रही है 1955 में, इसका नाम पड़ा नेशनलाइजेशन के बाद में। इसके बाद यहाँ पर दो बैंक और मैंने आपको बताए थे, जैसे कि 1881 में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अवध कमर्शियल बैंक जो है वो आता है। और अवध कमर्शियल बैंक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा बैंक था जिसके स्टॉक होल्डर बनाए गए थे, जिसके शेयर होल्डर बनाए गए थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सेकंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1894 में यहाँ पर पीएनबी इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश किया गया। और पंजाब नेशनल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट के बाद में हम आज इसको इसलिए यहाँ पर सामने रखे हुए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट इंडियन बैंक है, राइट। तो अगर मैं नाम लेता हूँ यहाँ पर इंडियाज फर्स्ट बैंक, तो आप क्या बोलते हो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। और अगर मैं नाम लेता हूँ फर्स्ट इंडियन बैंक, तो आप क्या बताओगे, पंजाब नेशनल बैंक, राइट। तो ये चीज़ों के बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और इसके बाद में फिर मैंने आपको 7 और नाम बताए थे, है ना, 7 बड़े बैंक और हमने देखा था जो उस टाइम ड्यूरेशन पर काम कर रहे थे, जिसको एसबीआई के साथ में मिलाकर काम किया जा रहा था। और इन 7 बैंकों के ग्रुप को, इनके एक सेट को हम क्या बोलते थे, एसबीआई ग्रुप। अब ये एसबीआई ग्रुप क्या है, तो एसबीआई ग्रुप में 7 बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, त्रावणकोर, पटियाला, बीकानेर, जयपुर, मैसूर, सौराष्ट्र और इंदौर, राइट। 2008 में जब बात करते हैं तो 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज कर दिया गया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। किसमें मर्ज हो गया, एसबीआई में। 2010 में हम देखें तो इंदौर को मर्ज कर दिया गया, किसमें, एसबीआई में। और बाकी के बचे हुए जो ऊपर के 5 बैंक आपको दिखाई दे रहे हैं एसबीआई ग्रुप के, वो 2017 में मर्ज कर दिए गए, कहाँ पर, एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, राइट। तो अभी करंट की सिचुएशन ये है कि एसबीआई ग्रुप में कोई भी ऐसा बैंक अभी नहीं बचा है जो, एसबीआई ग्रुप में अभी कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो इंडिविजुअल फॉर्म में वर्क कर रहा हो। अभी ये सारे के सारे बैंक जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं और ये एसबीआई हो चुका है, राइट। तो इतनी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। अब इसके बाद बात आती है मैं इनकी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। लेकिन ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक आए कहाँ से या किस तरीके की चीज़ें, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हिस्ट्री देख लिया आपने, और हिस्ट्री के बाद अगर बात करें तो वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, हम आज बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की। अब ये जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कंट्री में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर, है ना, प्लान चल रहे थे। और उस प्लान पे हमने एक प्लान मैंने आपको ऐसा बताया कि इस टाइम ड्यूरेशन पर आप देखोगे कि जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक थे जो काम कर रहे थे, उनको क्या कर दिया गया था, गवर्नमेंट अपने अंडर में लेकर रही थी, राइट। तो 5 ईयर प्लान में नेशनलाइजेशन की चीज़ें जो हैं वो भी देखने को मिली। तो ये किस प्रकार से नेशनलाइजेशन कंट्री में देखने को मिलता है बैंक्स का, तो दो पार्ट में हम इसकी बात करते हैं, दो पार्ट में हम बैंकों के नेशनलाइजेशन को देखते हैं, राइट। पहला जो पार्ट दिखाई देता है हमको वो आता है 1969 में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आता है 1969 में, है ना। और उसके बाद आता है 1980। तो अभी तक हमने दो पार्ट ही देखे हैं बैंक्स के नेशनलाइजेशन के लिए, कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को क्या किया गया, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में किया। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाती है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, अब ये कैसे बैंक थे, तो यहाँ पर कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, ये हुआ 14 बैंक का नेशनलाइजेशन, राइट। ये 14 बैंक्स थे, बड़े बैंक थे, काम कर रहे थे, इनको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज
कैसे बड़े बैंक थे ये? तो ये ऐसे 14 बैंक थे जिनको 50 करोड़ के कैपिटल से स्टार्ट किया गया था, है ना। और 1980 में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। ये कैसे बैंक्स थे? ये ऐसे बैंक्स थे जो 200 करोड़ के कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर 1980s तक जब आप देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुका है। यहाँ पर 14 + 6 मतलब कि 20 बैंक्स जो हैं वो नेशनलाइज्ड फॉर्म में अब आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनलाइज्ड फॉर्म में दिखे, लेकिन इस 20 बैंक में से 1993 में एक बैंक आता है जिसका नाम है द न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो एक बैंक है द न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये द न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। जब ये बैंकरप्ट हो गया तो इसको क्या कर दिया गया? इसको मर्ज कर दिया गया, किस में? इसको मर्ज कर दिया गया आपके पंजाब नेशनल बैंक में, राइट। तो इसको क्या कर दिया गया? उस टाइम ड्यूरेशन में मर्जर कर दिया गया कहाँ पर? पंजाब नेशनल। तो एक बैंक जो है वो मर्ज हो गया। अब इस 20 में से कितने बैंक बचे? तो ये बचे 19 बैंक्स, ठीक है। अब ये 19 बैंक्स कैसे हैं? ये 19 बैंक्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में आ चुके हैं। इट मीन्स कि इनका नेशनलाइजेशन हुआ है, राइट। तो ऐसे बैंक जो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में आएंगे उनको हम नेशनलाइज्ड बैंक बोलेंगे। और अगर हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं तो हम पूरा नाम लेते हैं नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट। और अगर कुछ बैंक ऐसे आपको दिखाई देते हैं जो गवर्नमेंट ने ही स्टेब्लिश किया था जिनको, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आईडीबीआई की, तो आईडीबीआई जो है वो सिडबी से अलग होकर, एक सिडबी जो था स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो वो क्या करता था? स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए फंडिंग वगैरह करता था, आज भी काम कर रहा है। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया था। वहीं से अलग होकर एक बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया जिसका नाम था आईडीबीआई। तो जिस बैंक को गवर्नमेंट ही स्टेब्लिश करे उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। और ऐसे बैंक जो गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टेब्लिश हो रहे हैं, सरकार के द्वारा ही स्थापित किए जा रहे हैं, उन बैंकों को नेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पर 19 बैंक्स, उसके बाद फिर आप देखते हो आईडीबीआई, सॉरी, उसके बाद आप देखते हो एसबीआई, और एसबीआई के जैसे कुछ और भी बैंक जिनका नेशनलाइजेशन पहले हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पर 2 बैंक जो हैं वो इस प्रकार से आपको दिखेंगे। तो नंबर हो जाता है यहाँ पर कितना? 21। अब 21 के बाद में चीज़ें जो है वो किस प्रकार से, तो कुछ बैंक ऐसे भी थे, है ना, कुछ बैंक ऐसे भी थे। ये 2 बैंक कैसे हैं? ये ऐसे बैंक थे जो पहले नेशनलाइजेशन जिनका हो चुका था, राइट। और ये हो गए 19 और 2 मिला के 21। और 21 के बाद में 5 ऐसे बैंक थे जो पहले से पब्लिक सेक्टर थे। पब्लिक सेक्टर थे इन द सेंस जिनको गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया था। तो इनकी नंबर हो गए थे कितने? 26। और ये 26 बैंक को क्या बोल रहे हैं? इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी शामिल थे और इसमें नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक भी शामिल थे, राइट। तो यहाँ पर ये 26 जो थे इसको हम बोलते हैं, इन बैंक्स को हम बोलते हैं नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि मर्जर के पहले इंडिया में कितने नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे थे, तो आप याद रखेंगे कितने? 26 काम कर रहे थे, राइट। अब 26 के बाद में 2017 में क्या किया गया? 26 के बाद में 2017 में क्या किया गया कि इन 26 बैंक्स के ऑपरेशनल कॉस्ट कटिंग के लिए, राइट, इनको क्या किया गया? इनका किया गया मर्जर। और जब इनका मर्जर हुआ तो इनमें से बहुत सारे बैंक ऐसे, है ना, जैसे इलाहाबाद बैंक हो गया या दूसरे बैंक हो गए, उनको आपस में ही हम मर्ज करते चले गए। और मर्ज करने के बाद में करंट में उनका जो नंबर बचता है वो कितना बचता है? वो बचता है 12। तो अगर अब आपसे पूछता है कि अब कितने नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि करेंटली इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे हैं ठीक,
करेंटली इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। बात आती है कि सर कौन कौन से बैंक हैं, तो ये उन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक की लिस्ट है जिसमें पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपने देखा था 1955 में इस्टेब्लिश किया गया, नाम चेंज किया गया 1921 में बने एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, और नेशनलाइजेशन किया गया 1955 में, जिसके बाद में एसबीआई आया। तो पहला बैंक था एसबीआई। उसके बाद अभी करेंटली वर्किंग है पंजाब नेशनल, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, राइट। तो ये इतने बैंक हैं जो अभी करंटली वर्किंग फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जितने भी बैंक आप जानते थे, जैसे बड़े बड़े जितने भी आप नाम जानते थे, उनका मर्जर इन बैंक्स में कर दिया गया, राइट। तो चीज़ें जो हैं वो अब आपको किस तरीके से, कि अगर अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ये कि अभी करंटली इंडिया में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो आप याद रखेंगे कि अभी करंटली इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो काम कर रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, अब बात आती है कि सर किस टाइप के बैंक्स जो हैं वो इंडिया में देखने को मिलते हैं, या किस किस टाइप के बैंक्स हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं टाइप ऑफ बैंक्स की बात करता हूँ, अगर मैं टाइप ऑफ बैंक की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको दिखाई देगी। पहली आती है कमर्शियल बैंक, इसके बाद आती है आरआरबीज, और फिर आता है कोऑपरेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको दिखाई देती है, एक वाणिज्यिक बैंक की, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की या रीजनल रूरल बैंक की, और फिर आती है तीसरी कैटेगरी यहाँ पर कोऑपरेटिव या सहकारी बैंक की, राइट। तो इंडिया में जितने भी बड़े बैंक आप देखते हैं, है ना, जो भी बड़े बैंक काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप क्या देखते हो कि कौन से हैं वो, तो वो कमर्शियल बैंक, जितने भी बड़े बड़े नाम आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप SBI का नाम जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप आईसीआईसीआई का नाम जानते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप एचडीएफसी का नाम जानते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ये जितने भी बैंक हैं बड़े बैंक, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, राइट। अब ये दो पार्ट में देखे जा सकते हैं, या तो ये पब्लिक, मतलब कि या तो इनका नेशनलाइजेशन हो गया है, या फिर ये किस प्रकार के हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टेब्लिश है, और या फिर दूसरी तरफ आप क्या देखोगे कि शायद ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, है ना, और इनको प्राइवेटली इस्टेब्लिश किया गया। अब प्राइवेट सेक्टर का भी दो पार्ट आपको दिखाई देता है, या तो ये डोमेस्टिक होंगे, घरेलू होंगे, और या फिर ये फॉरेन होंगे, है ना, या तो ये विदेशी बैंक होंगे या फिर ये घरेलू बैंक होंगे, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर कमर्शियल जो बैंक्स होंगे उसकी 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी। एक कमर्शियल बैंक के फॉर्म में जिसको वाणिज्यिक बैंक बोला जाएगा, दूसरा देखने को मिलेगा आरआरबीज के फॉर्म में जिसको रीजनल रूरल बैंक कहेंगे, और तीसरा देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव के फॉर्म में जिसको सहकारी बैंक बोला जाता है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो आरआरबीज के इस्टेब्लिशमेंट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो की क्यों गई, ठीक है, या किस तरीके से की गई। तो यहाँ पर इसका जब इस्टेब्लिशमेंट की आप बात करते हो, तो 50:35:15 के बेसिस पर इसका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर ये जो पैसा है ये एक बार में नहीं लगाया गया, या किसी एक के द्वारा नहीं, यहाँ पर 3 अलग अलग पार्टी हैं जिन्होंने पैसा लगाया। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है लीडिंग बैंक, तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट,
राइट। तो यहाँ पर चीजें जो है वो किस तरीके से दिखाई देती है, यहाँ आपको दिखाई देता है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुए या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 3 रेशियो पे कंट्रीब्यूशन के बाद में उनको स्टार्ट किया जाएगा। अब ये 3 रेशियो के हिसाब से कैसे कंट्रीब्यूशन होगा, क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर या इसकी स्थापना या ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करता हूँ तो आखिर ये क्यों स्थापित किए गए, क्यों इनका एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला। तो पहले क्या हो रहा था कि बैंकिंग सिस्टम जो था वो ज़्यादातर प्राइवेटली ओन्ड था ना, वो निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा ज़्यादा संचालित किया जा रहा था। अब वहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी, जहाँ वहाँ पर जिस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही थी, वहाँ ये हो रहा था कि जो प्राइवेट कंपनीज थी या प्राइवेट ओनर थे वो क्या कर रहे थे, वो इस प्रकार की पॉलिसी बना रहे थे जिससे उनको प्रॉफिट देखने को मिले, राइट। लेकिन वहाँ पर पब्लिक जो थी उसके साथ में कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट जो थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि पहले जो स्कैम हो रहे थे वो बैंक्स के द्वारा हो रहे थे। दूसरी चीज आप ये देखते हो कि वहां पर ज्यादातर बैंकिंग सिस्टम या ज्यादातर बैंक्स जो है वो अर्बन एरिया में स्टेब्लिश थे ना, लेकिन जो रूरल एरियाज में लोग थे वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो उनको जब फंड की रिक्वायरमेंट हो रही थी तो वो क्या करते थे, वो अपने ही एरिया पे को जो विशेषकर आप ऐसा देखो जहाँ पर साहूकारी प्रवृत्ति वाले लोग देखने को मिले, तो क्या करते थे, वो वैसे लोग जो ब्याज पर पैसा देते थे उनसे वो लोन ले लेते थे। तो अपने फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरियाज में चीजें जो है वो इस प्रकार से देखी जाती थी कि वहां पर समस्या ये आती थी कि आप अगर लोन ले रहे हो, आप अगर इस प्रकार से लोन ले रहे हो कि आपने लोन ले लिया है और ब्याज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में है, तो वहां पर आपके द्वारा जितना भी लोन रिटर्न किया जाता था वो कभी पूरा हो ही नहीं पाता था। समस्या ये होती थी कि ग्रामीण एरिया के लोगों की जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती थी। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि यार यहाँ के लोग जो है वो बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, है ना। और दूसरा फेथ की भी एक इश्यू जरूर देखने को मिल रहा था कि उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन पर इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल रही थी। तो फिर गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर लोग बैंकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बैंकों को लोगों तक पहुंचो। तो बैंकों को लोगों तक पहुंचाने का मतलब क्या है, बैंक को रूरल एरिया तक पहुंचाया जाए। अब जो प्राइवेट बैंक थे या जो कमर्शियल बैंक थे वो डायरेक्टली रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बैंक्स जो है वो तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ना, वो उनको प्रॉफिट होगा तब चीजें जो है वो बेहतर होंगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो चीजें जो है वो डाउन साइड जाएंगी ना। तो यहाँ पर वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, तो वहां फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि यहाँ एक रेशियो के तहत, एक अनुपात के तहत क्या किया जाएगा, यहाँ स्थापित किए जाएंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब 50 रेशियो 35 रेशियो 15 में ये बोला गया कि जो 50% का कंट्रीब्यूशन होगा वो कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरआरबीज डायरेक्ट स्टैब्लिश नहीं होंगे, ये किसी लीडिंग बैंक के अंडर में स्टैब्लिश होंगे। तो जिस लीडिंग बैंक के अंडर में आरआरबी खोले जाएंगे वो 35% का कंट्रीब्यूशन करेंगे, और 35% का कंट्रीब्यूशन के बाद में जिस स्टेट में आरआरबीज ओपन किए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट 15% का कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से 100% के कंट्रीब्यूशन के बाद में आरआरबीज जो है वो स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे, राइट। तो जब इस प्रकार की चीजें देखने को मिली तो 1975 में 1975 में 4 स्टेट में 5 जगहों पर, ठीक, यूपी में, चार स्टेट में 5 जगहों पर क्या किया गया, आरआरबी जो थी वो स्टेब्लिश हुई। यूपी में 2 जगह पर, कहाँ कहाँ, मुरादाबाद और गोरखपुर। हरियाणा में भिवानी। वेस्ट बंगाल में मालदा। और राजस्थान में जयपुर। तो क्या किया गया कि 4 स्टेट में, 4 स्टेट में 5 अलग अलग जगहों पर आरआरबी जो है वो स्टेब्लिश किए गए। अब आरआरबी स्टेब्लिश किए जाते रहे तो यहाँ पर चीजें इस प्रकार से दिखी कि मल्टीपल आरआरबी स्टेब्लिश हुए और उन आरआरबी की मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो स्टेब्लिश की गई। अब चीजें इस प्रकार से देखने को मिल रही है कि लगभग नंबर जो है वो कहाँ तक पहुंच गए, वो पहुंच गए 196।
तो कंट्री में आरआरबीज जो है वो कितने स्टेब्लिश हो गए, 196, और इन 196 आरआरबीज की 1000 ऑफ नंबर में ब्रांचेस जो हैं वो शाखाएं जो हैं वो खोल दी गई। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पर चीजें इस प्रकार की कि ये आरआरबी जो है वो लॉस में जाने लगे। अब जब ये लॉस में जाने लगे तो इनको क्या किया जाने लगा, एक दूसरे में मर्ज करने लगे। मर्ज करने के बाद करंट की सिचुएशन ये बनी कि करंट में 56 आरआरबी बचे हुए। तो फिर एक रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया, बोला ये गया कि जो अब रूल ये है कि नए आरआरबी ओपन नहीं किए जाएंगे, है ना, बल्कि अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो इन्हीं 56 आरआरबीज की ब्रांचेस जो है वो खोल दी जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें बोली गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आरआरबीज जो है वो लॉस में गए क्यों? तो बैंक के बिजनेस के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक आपके पास में डिपॉजिट आए, और दूसरा आप जो फाइनेंस करो उससे आपको घूमकर इंटरेस्ट मिले। ग्रामीण क्षेत्र में या रूरल एरियाज में जब आप देखते हो तो यहाँ पर समस्या ये आती है कि ये डिपॉजिट जो है ये भी कम होता है, और ये जो फाइनेंस जाता है इसके डूबने की संभावना जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो जब इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है तो वहाँ पर आपको क्या समझ में आता है कि यार इसलिए बैंक्स जो काम कर रहे हैं रूरल एरिया में वो इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल फॉर्म में देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आरआरबीज जो है वो देखने को मिल रहे थे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मैंने क्या बोला कि इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1975 में। फर्स्ट आरआरबी का अगर नाम पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलिए प्रथमा बैंक। क्या बोलेंगे, प्रथमा बैंक, ठीक है। तो जो फर्स्ट आरआरबी है वो क्या है, वो है प्रथमा बैंक, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट तो हुआ है 1975 में, लेकिन एक्ट इसका पास हुआ है। जनरली क्या होता है कि एक्ट पहले पास होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है इंस्टीट्यूशन का वो बाद में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि जो आरआरबी एक्ट पास हुआ है वो एक साल के बाद पास हुआ है, वो हुआ है 1976 में। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर ये आप याद रखेंगे कि आरआरबी एक्ट 1976 आया है और आरआरबी एस्टेब्लिशमेंट 1975 हुआ है, राइट। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पहले आप कोऑपरेटिव समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको रिलेट करके समझाता हूँ कि आखिर किस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कोऑपरेटिव की। ऐसे बैंक्स जो कोऑपरेशन से स्टार्ट हुए, आपसी सहयोग से स्थापित होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव बैंक। ये दो प्रकार के देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से? ये मिलते हैं आपको स्टेट कोऑपरेटिव, ठीक, और दूसरा आपको दिखाई देता है अर्बन कोऑपरेटिव, है ना। आपको दो प्रकार के बैंक, ये समझ में आ गया कि आपसी सहयोग से स्थापित होते हैं, और आपसी सहयोग के बाद में चीजें जो हैं वो किस प्रकार की देखने को मिलती हैं कि दो फॉर्म में देखने को मिलते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव। अब यहाँ पर चीजें कैसे आपको समझ में आती हैं, तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये कैसे बैंक होते हैं, तो ये ऐसे बैंक होते हैं जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं। ये ऐसे बैंक होते हैं जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, और ये जिस स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं ये उसी स्टेट में उसकी ब्रांचेस खोली जा सकती हैं, उस स्टेट के बाहर इसकी ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेंगी। और जब दूसरा साइड आप देखते हो अर्बन कोऑपरेटिव, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि ये कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये रजिस्टर्ड होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, राइट। तो ये कहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो भी बैंक रजिस्टर्ड होते हैं वो मल्टीपल स्टेट पे अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेनली इसमें फर्क देखने को मिलता है। तो अब मैं बात कर रहा था क्या, अब मैं बात कर रहा था कि कमर्शियल बैंक, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि प्राइवेट पब्लिक के फॉर्म में होंगे, डोमेस्टिक और फॉरेन भी हो सकते हैं। आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक होते हैं जो मेनली ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरियाज पर काम करते हैं। 50:35 पर स्टैब्लिशमेंट होता है।
ऑफ इंडिया 50% का कंट्रीब्यूशन करती है, लीडिंग बैंक जो है वो 35% और स्टेट गवर्नमेंट 15%। 1975 में फर्स्ट आरआरबी खोला गया जिसका नाम था प्रथमा बैंक। कहाँ पर? 4 स्टेट में 5 जगहों पर, यूपी में मुरादाबाद, गोरखपुर, हरियाणा भिवानी, वेस्ट बंगाल मालदा और राजस्थान में जयपुर। इंटरेस्टिंग ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले हो गया है और एक्ट पास हुआ है 1976 में, राइट। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक जिसके बारे में अभी आपने देखा है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली ये है कि अभी आप एक चीज ये देख लीजिए कि आरआरबी का 1975 में स्टेब्लिशमेंट हुआ और यहाँ 50% की जो कंट्रीब्यूशन है किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि आरआरबी पर रेगुलेशन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है ना। यहाँ तक तो देखकर हमको यही चीज समझ में आ रही, लेकिन जब मैं इसके आगे बात करता हूँ तो चीजें किस प्रकार की देखने को मिलती है ना, उसको देखते हैं।